हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएसएल क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम आपको दर्पण के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको पढ़ाया था गोलीय दर्पण के बारे में। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय, एक होता है और मतलब एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, ठीक है। और गोलीय दर्पण को दो भागों में पढ़ाए थे आपको, एक पढ़ाए थे उत्तल दर्पण के बारे में, एक पढ़ाए थे अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्या, जब भी गोलीय दर्पण के बारे में बताया था तो उसमें एक टॉपिक होता है कि इसमें समझिएगा ध्यान से कि फोकस दूरी जो होती है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस परिमेय को साबित करना है, और परिमेय को साबित भी करना है तो उत्तल में भी करना है और अवतल में करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसमें होता है तो अवतल में होता है। जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इस परिमेय को साबित करें या f बराबर r/2 परिमेय को साबित करें। अच्छे समझते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए लिखा गया कि f बराबर r/2 परिमेय को साबित करना है, और उसमें भी साबित करना है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में करना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या उसके बीच में संबंध बताना है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। अच्छे समझिएगा, बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जब गोलीय दर्पण के बारे में बोला है तो इसका पहले फिगर बनाता है। जब फिगर बनाता है तो आपको पता होगा सर उत्तल दर्पण के बारे में बताया था। उत्तल दर्पण में समझिएगा, अगर यह उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण के बारे में बताए थे। उत्तल दर्पण के बारे में बताते क्या कि जिसका बाहरी भाग क्या हुआ रहता है, तो कलर किया हुआ रहता है या रंजित किया हुआ रहता है, और परावर्तक सतह कहां से होता है, अंदर से, है ना। और ये कहीं ना कहीं अगर गोल घुमा हुआ है तो किसी न किसी सेंटर बिंदु से घुमा होगा, ठीक है। तो इस सेंटर बिंदु से घुमा होगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, पोल कहते हैं इसको, और ये क्या हो गया तो सेंटर बिंदु हो गया। तो अगर अनंत से कोई वस्तु आती है तो यहाँ दर्पण से टकराकर कहीं ना कहीं फोकस से होकर गुजरा करते थे। कैसे गुजरेगा हम आपको पढ़ाएंगे। विभिन्न दूरियां के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा दूरी से प्रकाश आएगा तो कहाँ जाएगा, इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए समझते हैं ध्यान से। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा गया है क्या कि अगर ए बिंदु से आया है, बिंदु ए, देखिए ए बिंदु से प्रकाश आया है तो ए से बी पर पहुंचा, ठीक है। तो किससे होकर गुजर गया, तो फोकस से होकर गुजर गया। तो अगर ए बिंदु से आया है, बी बिंदु पर आकर टकराता है और फिर से कहाँ जाता था, एफ से जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया था कि जितने एंगल से आता है उतना एंगल से लौटता है। अर्थात आया है तो उसको आता है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण को हम आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और एक होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को किससे करते हैं तो आर से, है ना। तो यहाँ कोण आई हो गया, कोण क्या हो गया, यहाँ पे आर हो गया। देखिए हम जो भी यहाँ इस फिगर में बनाए हैं वहां पर हम लिखे हैं, लिखे क्या है कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, यह एक्स वाई जो है एक क्या है तो अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव, जिसको ध्रुव को मतलब पोल पोल कहते हैं, तो पी हो गया, जिसका ध्रुव क्या है पी है, फोकस क्या है तो एफ है, फोकस क्या है तो एफ है, और वक्रता त्रिज्या क्या है तो सी या सेंटर बिंदु है ना। समझिएगा ध्यान से। अब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन करवाना है तो प्रकाश के किरण ए बी जो है ना, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश के किरण जो ए है ना, ए बिंदु से निकलता है, अब बी बिंदु पर पहुंचेगा, अब यहाँ आएगा, दर्पण से टकरा कर कहीं ना कहीं इसी माध्यम में आएगा, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की किरण ए बी, ठीक है ना, ए बी जो है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा तो फोकस से। क्यों, क्योंकि सर आपको बताएंगे, आगे पढ़ना है। ये जब भी प्रकाश याद रखिएगा कि सर अनंत से आती है तो हमेशा फोकस से होकर गुजरा करते थे, तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, अर्थात परावर्तन के नियम से कह सकते हैं कि सर आपतन कोण परावर्तन कोण के आपस में बराबर होता है। तो आया है, देखिए यहाँ पर देखिए बीचों बीच में हम देखा है, यहाँ खींच दिए कोण निकालने के लिए, है ना। आपको पता था ना, ऐसे ऐसा फिगर याद होगा आपको कि सर अगर ऐसे यहाँ पर मान लीजिए दर्पण है, नीचे अगला भाग रंगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आया है, नीचे आया है, यहाँ से टकरा कर फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल निकाले, कहीं कहीं अभिलंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं तो अभिलंब। तो यही चीज तो क्या है, यहाँ हम अभिलंब खींचे, बीसी जो है वो क्या है तो एक अभिलंब है, ठीक है। तो आया है तो इसको आपतन कोण मतलब कोण आई हो गया, और गया है तो परावर्तन कोण मतलब कोण आर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, इसका नाम दे दिया है, तो नाम क्या है कि ए बी सी, तो ये आने वाला, देखो आपको डैश दिख रहा होगा, ठीक है, आने वाला है, तो ए बी सी हो गया, तो यहाँ पर आपतन कोण हो गया, आपतन कोण आई हो गया। और देखिए यहाँ से लौटा किससे है तो बी, यहाँ देखिए सी बी एफ है, देखिए सी बी एफ है, तो सी बी एफ से लौटा है, तो बीच में कौन है बी है, और यहाँ बीच में कौन है तो बी है। तो आया था ए बी सी से, तो इसके लिए इसका एंगल कोण क्या हो गया तो कोण आई हो गया। गया क्या है तो सी बी एफ से, तो इसके लिए एंगल क्या हो गया तो कोण आर हो गया। अर्थात हम परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इस एंगल को हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल को लिखने के यहाँ पर दर्शाए हैं कोण को, ठीक है, कि कोण आई को दर्शाना है तो कोण ए बी सी, कोण आर को दर्शाना है तो कोण सी बी एफ, यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या
कि अगर मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अगर यह बिंदु कोण आई है, अगर यह बिंदु कोण आई है, ध्यान से समझिएगा, अगर यह बिंदु कोण आई है, क्योंकि आपतन कोण है, तो इसका एकांतर कोण से यह भी तो क्या होगा, कोण आई होगा। इसका एकांतर कोण से ये भी क्या होता है, कोण आई होता है। बस यही बात लिखा गया। तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए है, इस कोण को दर्शाने के लिए क्या नाम लिखे थे कि ए बी सी। तो कौन सा बिंदु दर्शाया गया था, कोण आई। देखो यहाँ लिखा गया कि कोण ए बी सी ई हो गया। इसका एकांतर कोण से अगर ई होगा तो इसको, इस कोण को दर्शाने के लिए क्या होगा, तो कोण बी सी एफ क्या होगा, कोण बी सी एफ है, तो इसका कोण क्या हो गया, कोण आई हो गया। यही बात यहाँ लिखा गया, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ये कोण कौन सा हो गया, तो एकांतर कोण से हो गया। कौन सा कोण से हो गया, तो एकांतर कोण से हो गया। कौन सा कोण, तो एकांतर कोण से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऐसे रेखा में होता है, ऐसे रेखा में एकांतर कोण ऐसे होता है। ठीक है, इसका एकांतर ये हो गया, इसका एकांतर ये होता है। समझिए ध्यान से। तब कोण आई जो है ना, कोण आई, इसका एकांतर कोण से हो गया। अब ध्यान समझिएगा, तो यह जो है इसका एंगल, इसका एंगल तो दोनों से क्या हो गया, तो सेम हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कोण आई जो है, कोण आई के क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। आगे देखिए, आगे लिखा गया है क्या कि सर अगर दो कोण आपस में बराबर है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए बी सी एफ, ठीक है, त्रिभुज बन रहा है, समझिए ध्यान से। तो बी सी एफ जो है यहाँ पे, तो लिखा गया है क्या कि दो कोण तो बराबर है। कौन कौन सा कोण बराबर है, तो सी बी एफ। ध्यान से देखिए, सी बी एफ। ठीक है, तो कौन हो गया, कोण आर यहाँ पे हो गया। ये कौन सा कोण हो गया, कोण आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ क्या था, आपतन कोण, तो कोण आई हो गया। यहाँ कौन था, परावर्तन कोण, तो क्या था, कोण आर था। और इसके एकांतर से कोण से क्या हो गया, ए भी हो गया। ऐसे देखिए, ऐसे त्रिभुज बन गया है, ऐसे बन गया है। ठीक है, तो अगर ऐसे बना भी है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको पता होगा, इस बीच बीच में तो बटा हुआ है ना, अगर बीचों बीच से बटा हुआ है, तो ये तो कोण आई था, ये क्या था, कोण आर था। इसके एकांतर कोण से क्या हो गया, ये भी कोण आई हो गया। तो यह और यह, ये त्रिभुज बन रहा है। यह क्या बन रहा है, तो त्रिभुज, मतलब ये जो भाग है यह क्या बन रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है। अगर इस त्रिभुज को देखा जाए तो यह कोण कोण आई है, यह कोण क्या है, तो कोण आर है। तो इसमें तो परावर्तन का नियम है। अब बताइए, आपको बताया था परावर्तन के नियम से क्या कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। अर्थात कोण आई कोण आर के क्या होंगे, तो बराबर होंगे। अब समझिए, कोण आई जब कोण आर के बराबर होंगे, तो दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो त्रिभुज का जब भी दो भुजा आपस में बराबर होता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज। इसको, इस थ्योरम को 2-3 बार बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो, तो एकांतर कोण से मान निकल गया, दोनों आपस में बराबर होगा। अगर दोनों कोण बराबर होते हैं, जब कोण बराबर तो भुजा बराबर, जब भुजा बराबर तो समझिएगा, त्रिभुज को जब दो भुजा बराबर तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु। क्या कहेंगे, तो समद्विबाहु। अर्थात हम कह सकते हैं क्या है कि यहाँ पर जो है ना, बी सी एफ जो है, कौन सा त्रिभुज बन गया, तो यह बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसका दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। कौन कौन सा भुजा बराबर है, देखिए, तो एक है बी से एफ, है ना, बी एफ जो है ना, उस सी एफ क्या है, बराबर है। मतलब यह जो भुजा है बी एफ जो है, यहाँ सी एफ का क्या है, बराबर होता है। तो यह भुजा इस भुजा के आपस में है क्या, तो बराबर है, क्योंकि सर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, तो बी सी है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात बी एफ जो है सी एफ के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कितने भुजा बराबर, दो भुजा बराबर होते हैं। तो एक है बी से एफ का जो दूरी और एक है एफ से सी का दूरी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब एक और भुजा बच गया, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब थोड़ा दिमाग और लगाइए। दिमाग क्या है कि यह बिंदु सर ए, मतलब प्रकाश डाल रहे हैं, मतलब ए बिंदु से प्रकाश डाल रहे हैं, तो दर्पण के ऊपर में डाल रहे हैं। अगर यही जो बिंदु है या यहाँ ए बी जो प्रकाश की जो किरण है, अगर मान लेंगे इसे दर्पण के बीचों बीच में अगर डालेंगे, एकदम अच्छा समझिएगा, दर्पण के बीचों बीच में अगर डालेंगे, मतलब दर्पण के बीचों बीच में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं इस रेखा से होकर गुजरा करेगा। और जब इस रेखा से होकर गुजरा करेगा, तो इसका मतलब है सर कि जो दूरी बी से लेके एफ है, वही दूरी पी से एफ होगा। क्योंकि देखिए, यह बिंदु ए से बी पर टकरा रहा है, यहाँ पर है, तो अगर ए को हम उठाकर यहाँ ला दिए तो यहाँ से लाइट आएगा, तो यह बिंदु यहाँ था, लेकिन अब कहाँ आएगा, नीचे। अर्थात कह सकते हैं क्या कि अभी तक जो बी से एफ का जो दूरी है ना, तो यही दूरी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह बिंदु पहले ऊपर था, अब आगे कहाँ, नीचे। तो कह सकते हैं कि सर जो बी एफ का जो दूरी है वह किसके बराबर होगा, तो पी एफ के बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझना, बी से जो एफ का दूरी है वह पी से एफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही बात लिखा, यदि बी बिंदु पी के काफी नजदीक हो जाए, बी बिंदु पी के काफी नजदीक होगा, बी बिंदु को उठाकर हम यहाँ कर देंगे, तो जो बी से एफ का जो दूरी होगा वही ना पी से एफ का दूरी होगा। बस यही बात लिखा गया। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जो बी एफ है वो पी एफ के क्या हो गया, बराबर होंगे। जो बी एफ है, बी एफ का जो दूरी है वो पी एफ के बराबर हो गया। अब बताइए, जहां जहां बी एफ लिखा वहां हम क्या पी एफ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा गया, तो बी एफ को हम क्या कह दिए, पी एफ कह दिए, सी एफ का सी एफ छोड़ दिए। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पी एफ का तो पी एफ हो गया, ठीक है, इस फिगर में देखिए,
पीएफ का तो पीएफ मान निकल गया। अब यहाँ समझिएगा सीएफ का मान निकला, एक सी से एफ है, तो सी से एफ का मान निकालने के लिए हम एक काम करते हैं क्या, अगर इसका वैल्यू निकालना है, अच्छे समझिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट समझना है, सॉरी देखिए यही कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ क्या हुआ कि अगर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए अगर CF का अगर मान आपको निकालना है, C से F का मान निकालना है, इसका दूरी निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हैं सर, P से C में से मतलब PC का जो दूरी है वो PC की दूरी में से आप क्या घटा लीजिएगा, तो PF का दूरी घटा लीजिए, तो किसका मान निकलेगा, CF का। P से F का जो दूरी है उसमें से किसको घटाइएगा, PF को, तो किसका वैल्यू निकलेगा, CF का, है ना। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ CF का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पूरा में से क्या घटाना पड़ेगा, तो PF को घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ पर समझिएगा, अगर मान लीजिए 3 बिंदु यहाँ नाम लिखा हुआ तो हम भी लिख देते हैं, यहाँ इसका P दे दिए, यहाँ इसका मान F दे दिए, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इसको हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ F लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर C लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या कर दिए, C कर दिए। अगर मान लीजिए कि सर यहाँ से अगर CF का मान निकालना, इसका वैल्यू निकालना, अगर हम बोलेंगे कि P से C का वैल्यू अगर 10 मीटर है और P से F का वैल्यू 2 मीटर है, तो हम बोलेंगे CF का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेगा क्या करते हैं सर कि 10 में से 2 घटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि इसका दूरी कितना है, 2 है, अब पूरा दूरी कितना है, 10 है, तो 10 में से 2 घट गया, कितना आ गया, 8 हो गया। तो आप करे क्या है, तो सर बड़े में से हमेशा एक छोटा घटाए हैं, घटाए क्या है, तो CF का जब वैल्यू निकालना है तो हमेशा PC में से क्या घटाए हैं, PF घटाए हैं, तो यही चीज तो लिखा है, अगर CF का मान निकालना है तो PC में से हमेशा क्या घटाइएगा, PF घटेगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लिखा है, ठीक है। तो अर्थात हम जहां जहां CF है तो CF के जगह क्या लिख सकते हैं, तो PC में से क्या घटा दिए, तो PF घटा दिए, तो PC में से क्या घटा दिए, PF घटा दिए। अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब देखिए PC इधर भी, PC इधर भी है, तो PC पटी माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, तो सॉरी PF पटी, ठीक है, तो PF पटी माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में, तो पहले से वो PF था, एक और PF हो गया, तो PF और PF जोड़िए तो कितना होगा, 2PF हो गया। अब PC पहले बचा तो PC का PC हो गया, 2 का 2 हो गया। अब P से F का जो दूरी है, ध्यान समझिएगा, P से F का जो दूरी होता है ना, ठीक है, तो देखिए दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से, याद रखिएगा, फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को क्या से सूचित करते हैं, तो F से, तो अर्थात PF को हम F कह देंगे, हो गया, बराबर का बराबर हो गया। अब P से C का जो दूरी होता है, ये जब भी जब भी सर्किल बनता है, तो अगर आप सर्किल ऐसे बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आप सर्किल ऐसे बनाइएगा, ठीक है, तो किसी न किसी मतलब सेंटर बिंदु से बनाइएगा, तो इस सेंटर बिंदु को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इस सेंटर बिंदु और P मतलब ध्रुव और सेंटर बिंदु के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को क्या से सूचित करते हैं, तो R से, अर्थात हम PC को क्या कह दिए, तो R कर दिए। अर्थात अब यहाँ से F का वैल्यू निकालिएगा, तो 2 गुना में नीचे आ गया था, क्या हो गया, भागा में, अर्थात F बराबर R/2, अर्थात कह सकते हैं क्या कि जो फोकस दूरी होते हैं वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थ्योरम कब आपके पास अपने पास रहेगा, ठीक है, जब कम से कम इस थ्योरम को 4 से 5 बार घर में बनाइए और हमेशा रिवीजन करते रहिए, आपको हमेशा एकदम कहीं ना कहीं याद रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।